नमस्कार, मैं आपके अर्थशास्त्र का शिक्षक मनीष कुमार। आज एक लंबे अंतराल के बाद, खासकर दशहरा की छुट्टी और उसके बाद चुनाव कार्य में व्यस्तता के बाद, आज 10 दिन के बाद हम आपके क्लास में हाजिर हैं और आप सारे 12th के और प्रतियोगी परीक्षार्थियों को, उनके विद्यार्थियों को आप स्वागत करते हैं। छात्रों, जैसा कि पिछली 4 कक्षाओं में मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के तहत आपका पाठ सुचारू रूप से चला रहा था और उसमें चौथी पाठ में हम मांग के बारे में पढ़ाया था। मांग क्या है, मांग का नियम क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा रहा था। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ख्याल में रखना है कि अर्थशास्त्र जब भी आप पढ़ें, खास करके 12th के सिलेबस के अनुसार, तो आपका दिमाग जो है बिल्कुल एकाग्रचित होना चाहिए। 1 सेकेंड का भी इधर उधर का मिस्टेक आपको बेहतर पॉइंट को आपसे दूर कर सकता है। ये क्रमिक होता है। जरा सा भी ध्यान आपका इधर उधर भंग होगा, आपकी बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग से आउट हो जाएगी और आगे की चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। सच मायने में कहें तो एक तरह से आपको अर्जुन का उदाहरण बनना होता है इसमें, कि जिसमें चिड़िया के सिर्फ आंख नजर आए, यानी जो भेदना है हमको सिर्फ वो नजर आए, कोई दूसरी चीज पर ध्यान आकर्षण नहीं होना चाहिए। अब जो पाठ हमको यहां पर पढ़ना है वो मांग के नियम के बाद मांग में परिवर्तन के बारे में पढ़ना है। जैसे कि आप मांग की परिभाषा और मांग के नियम के तहत आपने देखा था कि मांग के कई निर्धारक तत्व हैं, जैसे वस्तु का मूल्य, दूसरी वस्तु का मूल्य, धन, आय, रुचि, आदत, फैशन, जलवायु, जनसंख्या इत्यादि। मांग के नियम में आपने देखा था कि अदर्स फैक्टर जो जितने भी थे ये सारे, उन सबको कांस्टेंट कर दिया गया था और सिर्फ उस वस्तु की मांग पर उसका मूल्य का क्या असर पड़ता है, मांग के नियम के तहत हमने ये देखा था। और उसमें हमने ये पाया था कि यदि अन्य अवस्थाएं पूर्ववत रहे, यानी अदर फैक्टर्स अगर कांस्टेंट हो जाएं, तो मूल्य और मांग में विपरीत संबंध होता है। यानी हमने उसमें पढ़ा था px और dx का संबंध, अगर x वस्तु की मांग और x वस्तु की जो है कीमत के बीच का संबंध। यानी हम ये कहें कि x वस्तु की कीमत का प्रभाव x वस्तु की मांग पर क्या पड़ता है। अब हम यहां पर एक दूसरी चीज का ये लेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि यहां कीमत ही कांस्टेंट है और उसके अलावा अन्य चरों का क्या प्रभाव पड़ता है। इसको हम कहेंगे कि मांग में क्या परिवर्तन होता है, अन्य चरों से क्या परिवर्तन होता है। तो यह ध्यान देना है कि 12th के अर्थशास्त्र में खास करके ये लिटरेरी पढ़ाई ज्यादा नहीं है, इसमें सीधे डायग्राम से आइए और डायग्राम को समझिए, बाकी सब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम चलते हैं बोर्ड पर और आइए देखिए कि ये डायग्राम से कैसे क्लियर होते चला जाता है। सबसे पहले हम उस स्थिति को देखें जिसमें स्थानापन्न वस्तु की चर्चा होती है। ध्यान दें आप, ये पहले जानिए कि स्थानापन्न क्या है। स्थानापन्न का मतलब होता है एक के बदले दूसरे का उपयोग। जैसे चाय के बदले हम कॉफी का उपयोग करते हैं, तो वहां चाय का स्थानापन्न वस्तु कॉफी हो गया। इस अवस्था में क्या होता है कि यदि चाय की कीमत बढ़ेगी तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, और चाय की कीमत घटेगी, चाय की कीमत बढ़ेगी तो कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि चाय की कीमत बढ़ने पर जो है तुलनात्मक रूप से कॉफी सस्ती हो जाएगी, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर चाय की कीमत घटती है तो कॉफी की डिमांड घट जाएगी, क्योंकि चाय सस्ती हो जा रही है। यानी स्थानापन्न वस्तु में हम एक चीज देखते हैं कि वस्तु की कीमत स्थानापन्न वस्तु की कीमत के अनुसार जो है कीमत बढ़ती है तो वस्तु की मांग बढ़ती जाती है। यानी कहने का मतलब कि स्थानापन्न वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में धनात्मक संबंध होता है। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं डायग्राम में। आप मान लीजिए, उससे बेहतर समझ में आएगा। मान लीजिए स्थानापन्न वस्तु में उसका डायग्राम कर्व इस तरह का हो जाता है। अब यहां क्या है, यहां पर आप ध्यान दीजिए, मान लेते हैं हम यहां ले लेते हैं पी वाई का मतलब समझ रहे हैं, बाय की, यह जो है बाय की कीमत, और इधर हम ले लेते हैं एक्स की मांग। अब ये ध्यान दीजिए, ये ग्राफ क्या बतला रहा है। अगर हम इसको डी मान लेते हैं तो ये ग्राफ बतला रहा है कि देखिए बाय की कीमत अगर P है
तो x की मांग q है। y की कीमत p से बढ़ के p1 होती है, तो x की मांग बढ़ के q से q1 हो जाती है। यानी कीमत बढ़ने पर क्या हो रहा है, मांग बढ़ते चली जा रही है। तो ये क्या हुआ, कीमत और मांग में धनात्मक संबंध। एक चीज ध्यान देना है, कीमत किसकी बढ़ रही है, y की, मांग किसकी बढ़ जा रही है, x की। यानी जब एक के बदले दूसरे का प्रयोग हो और एक वस्तु महंगी होती जाएगी तो दूसरी वस्तु की डिमांड बढ़ जाएगी, और एक वस्तु सस्ती होती जाएगी तो दूसरी वस्तु की डिमांड घट जाएगी। बाई महंगी हो रही है तो जाहिर है कि बाई की डिमांड घटेगी, तो बाई की डिमांड घटेगी तो उसके जगह पर कौन उपयोग होगा, तो एक्स उपयोग होगा, तो एक्स की डिमांड बढ़ जाएगी। अब यदि बाई सस्ती होती है तो यहां पर ये देखिए, तो अब बाई लोग अधिक खरीदने लगेंगे, तो किसके बदले अधिक खरीदने लगेंगे, एक्स के बदले, यानी एक्स की डिमांड घट जाएगी। तो यहां पर क्या हुआ, स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ गई। स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ने पर मूल वस्तु की मांग बढ़ गई। स्थानापन्न वस्तु की कीमत घट जाने पर मूल वस्तु की मांग भी घट गई। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, एक डायग्राम यहां इस तरह से भी दिया जा सकता है। मान लेते हैं, ये ध्यान दीजिए, ये dd है और ये d1 है। अब यहां आप देखिए, हमने इस अक्ष पर भी x की कीमत लिया है और इस अक्ष पर x की मांग को हमने रखा है। अब ये देखिए, विभिन्न कीमतों पर यह मांग को दर्शा रहा है। अब यहां पर हम यह दिखा रहे हैं कि y की कीमत बढ़ गई। अब एक बात अपने सोच के देखिए, यदि y की कीमत बढ़ जाएगी तो x का डिमांड क्या होगा, y की कीमत बढ़ जाएगी तो x का डिमांड बढ़ जाएगा। तो जब डिमांड बढ़ जाता है तो उसको इस तरह से दिखा सकते हैं। ये ध्यान दीजिए, हमने पिछले क्लास में क्या बताया था कि अगर डिमांड बढ़ जाती है तो डिमांड कर्व दाईं ओर सरक जाती है। यहां डिमांड कर्व दाईं ओर सरक गई। कीमत किसकी, y की कीमत बढ़ी, x की कीमत चाहे जो कुछ भी हो, p कीमत पर भी y की कीमत बढ़ने पर क्या होगा, x की डिमांड d से सरक कर d1 पर चली गई। अगर x की कीमत p1 है और इस कीमत पर भी y की कीमत बढ़ गई तो भी x की डिमांड बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है, इसको ध्यान से समझना होगा। इतना हटा दीजिए इसको और इस तरह से इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये ध्यान दीजिए। अब इसको बस, अब यहां मान लीजिए हम सिर्फ ये दे रहे हैं कि y की कीमत बढ़ गई, तो यहां से यहां तक x की कई कीमतें होंगी। मान लेते हैं कि इधर हम x की कीमत लेते हैं और इधर हम x की मांग लेते हैं, तो x की ये कई कीमत होगी। x की विभिन्न कीमतों पर y की कीमत बढ़ने पर x की डिमांड बढ़ जाएगी। यहां ये दर्शा रहा है। बहुत सारे अब यहां पर स्टूडेंट उलझन में पड़ जाएंगे कि सर आप x की भी कीमत बढ़ रही है तो x की डिमांड तो घटनी चाहिए, लेकिन यह ध्यान दीजिए कि x की कीमत बढ़ रही है तो y की कीमत भी बढ़ गई है। यानी x की विभिन्न कीमतों पर बढ़ी हुई y की कीमत में x की डिमांड बढ़ जाएगी। हम यहां यह दर्शा रहे हैं। तो यह कब होगा, जब स्थानापन्न वस्तु होंगी तभी ना। अब हम एक से दूसरे वस्तु का हम ध्यान देते हैं, तो जो है इसमें आप क्या देख रहे हैं, स्थानापन्न वस्तु में क्या रिलेशनशिप आ रहा है उसको ध्यान दीजिए कि स्थानापन्न वस्तु में जो है स्थानापन्न वस्तु के संदर्भ में मांग रेखा धनात्मक होगी। ये देखिए धनात्मक है, यानी स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, स्थानापन्न वस्तु की कीमत घटेगी तो मांग घटेगी। बढ़ने पर प्लस बटे प्लस का भिन्न बनेगा और घटने पर माइनस बटे माइनस, दोनों स्थिति में रिजल्ट क्या आएगा मेरा, प्लस। रिलेशनशिप प्लस दिखाएगा। अब हम पूरक वस्तु के संदर्भ में ध्यान देते हैं। पूरक वस्तु क्या होता है इसको ध्यान दीजिए। पूरक वस्तु हम उन वस्तुओं को कहते हैं जिसमें एक के बिना दूसरे का काम नहीं चले। यानी हम इसको एक तरह से ये कह सकते हैं कि कलम और स्याही, कार और पेट्रोल, ये दोनों जब भी काम करेंगे तो एक ही साथ काम करेंगे। ऐसी अवस्था में क्या होगी, यदि पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी तो कार की डिमांड घट जाएगी, क्योंकि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से पेट्रोल की डिमांड घटेगी। तो जब पेट्रोल लोग कम खपत करेंगे तो कार भी कम खरीदेंगे। या कार की कीमत बढ़ जाएगी तो कार की डिमांड कमेगी, तो जब कार की डिमांड कमेगी तो पेट्रोल की भी डिमांड कमेगी।
यानी एक के बिना जब दूसरे का, जब दोनों का साथ, किसी एक आवश्यकता की पूर्ति के लिए दो वस्तुओं का संयोग साथ उपयोग करना हो तो वो पूरक वस्तु कहलाएगी। एक ही आवश्यकता है चलना, और उसके लिए कार और पेट्रोल दोनों साथ प्रयोग करना पड़ता है। तो पूरक वस्तुओं के संदर्भ में क्या होता है, डिमांड कर्व का शेप निगेटिव होता है। ये देखिए, ये निगेटिव शेप है। क्यों निगेटिव शेप है? क्योंकि अगर यहां हम इसका स्लोप बनाते हैं तो देखिए ये ऋणात्मक ढाल वाली स्लोप बनती है। मैंने इसको पिछले कक्षा में समझाया था। तो अब इसमें क्या है, मान लेते हैं कि यहां पर हम y की कीमत रख लेते हैं और यहां पर हम x की मांग रख लेते हैं। अब यदि y की कीमत बढ़ रही है, मान लेते हैं पहले y की कीमत ये है, तो देखिए x की मांग, y की कीमत p है तो x की मांग q है। अब y की कीमत बढ़ जा रही है, मान लेते हैं y की जगह पर आप पेट्रोल मान लीजिए, y की कीमत बढ़ के P1 चली जाती है, तो क्या होगा, y की डिमांड घटेगी, और y की डिमांड घटेगी तो x की भी डिमांड घटा देगी ना। पेट्रोल कम खरीद रहे हैं तो गाड़ी भी कम खरीदेंगे। तो देखिए यहां x की डिमांड q से बाएं की तरफ चल दी, बाएं मींस घटना, तो ये q से घट के अगर q1 होती है तो डिमांड घट गई। अब यदि y की कीमत घट गई, P2 घट के P से P2 हो गई, तो y की कीमत घटने पर क्या होगा, y की डिमांड बढ़ेगी, जिसका असर क्या पड़ेगा कि x की डिमांड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ज्यादा पेट्रोल खरीद रहे हैं तो ज्यादा कार लेंगे। देखिए ये दाईं ओर सरक गई, Q2 हो गई। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं इसको। मान लेते हैं कि ये मूल वक्र DD है यहां, और उसके बाद जो है ये D1 है, और फिर D2 है। ये ध्यान दीजिए इसमें क्या हो रहा है, इधर आप मान लेते हैं कि y की कीमत ले लेते हैं, और इधर हम ले लेते हैं y की मांग। अब हम देखते हैं कि x की कीमत में कमी और x की कीमत में वृद्धि का क्या असर पड़ता है। ध्यान दीजिए मेरी बात को, यहां पर यहां पर हम y की मांग को दिखाना है, इसकी पूरक वस्तु x हम यहां ले लिए हैं, यानी पिछला ग्राफ का उल्टा। पिछला में क्या था, पिछला में y ही पूरक वस्तु थी, x मूल वस्तु थी। यहां हमने क्या किया है, y मूल वस्तु है और x पूरक वस्तु है। अब हम दिखाते हैं कि x की कीमत बढ़ गई तो या x की कीमत घट गई, तो हम इसको इस तरह से दिखा रहे हैं। यहां x की कीमत में जो है कमी को हम प्रदर्शित कर रहे हैं। जब x की कीमत घटेगी तो ध्यान दीजिए क्या होगा, x की कीमत घटेगी तो चूंकि दोनों पूरक वस्तु हैं, मान लेते हैं कि कार की कीमत घट रही है, तो कार की कीमत घटने से असर क्या पड़ेगा, अधिक कार खरीदाएगी, और अधिक कार खरीदाएगी तो उसके लिए अधिक पेट्रोल की आवश्यकता होगी, तो अधिक पेट्रोल की आवश्यकता होगी तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी। तो यानी y की डिमांड, y को हमने पेट्रोल माना है तो y की डिमांड सरक के दाईं ओर चली जाएगी। देखिए क्या हुआ है, x की कीमत में कमी हुई और डिमांड किसका बढ़ गया, y की डिमांड देखा किधर सरकी, D से D2 की ओर सरक जा रही है। समझ में आ गया। अब यदि x की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो x की कीमत में वृद्धि होने पर क्या होगी, x महंगी हो जाएगी। x महंगी होगी तो क्या होगा, x की डिमांड घट जाएगी। x की डिमांड घटेगी तो क्या होगा, आप y का भी उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि y का उपयोग x का उपयोग दोनों साथ साथ होगा, एक के बिना दूसरे का उपयोग। तो चूंकि x की उपयोग हमने, x की डिमांड घट गई तो y की भी डिमांड घट जाएगी। अतः कीमत में कमी के कारण ये DD वक्र सरक करके बाईं ओर चला रहा है और ये हो जा रहा है D1। हम समझते हैं, इसको भी आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, एक तरह से हम क्या कर सकते हैं कि पूरक वस्तुओं के संदर्भ में जो है मांग रेखा की ढाल ऋणात्मक होगी, यानी दोनों के बीच में रिलेशनशिप ऋणात्मक होगी। अब आगे हम देखते हैं इसमें जो है अभिरुचि, स्वभाव और फैशन में परिवर्तन का मांग पर असर। तो इसमें दो तरह का है, बस ये बहुत आसान है, इसको ज्यादा कुछ नहीं समझना है, सिर्फ ग्राफ को समझिए। आगे डिटेल्स मैंने लिख दिया है नोट्स में, उसको आप देखिएगा। इसमें दो प्रभाव पड़ता है, पहला को सकारात्मक कहते हैं और दूसरा को नकारात्मक प्रभाव कहते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव इफेक्ट। तो ये बहुत ही आसान है। सकारात्मक, अब कि यहां पर हमने दिया है कि आदत, रुचि और फैशन में परिवर्तन। किसी वस्तु की हमें आदत पड़ गई है, यानी या उसका फैशन इस समय जोरों पर पकड़ लिया है, तो उसकी डिमांड क्या होगी। तो पहले अगर डिमांड रेखा उसकी ये थी
तो अब डिमांड रेखा दाईं ओर सरक जाएगी, D1 D1 हो जाएगी। वर्तमान में अगर फैशन चल गया है तो क्या होगी, मांग बढ़ जाएगी। तो मांग बढ़ने पर हमने यहां शुरू में क्या कहा था कि उसी मूल्य पर, मूल्य वही रहे, अन्य चीजों के चलते डिमांड बढ़ जाए। तो मान लेते हैं कि यहां P मूल्य है, तो पहले डिमांड था Q, अब मूल्य वही है, लेकिन देखिए इस डिमांड रेखा पर इसका डिमांड बढ़ के हो जाता है Q1। ठीक है, तो सकारात्मक परिवर्तन में दाईं ओर, उसी तरह नकारात्मक परिवर्तन में कहां चला आएगा, बाईं ओर, इधर चली जाएगी, इस तरफ सरक जाएगी। यानी ये जो dd था ये नकारात्मक परिवर्तन में आ जाएगा D1 D1। यहां पर क्या है, पहले देखिए P प्राइस पर डिमांड थी, चूंकि मूल कर्व dd है तो Q और प्राइस वही है, लेकिन नकारात्मक प्रभाव के चलते, यानी आउट ऑफ फैशन हो गया, हमारी आदत बदल गई, ये सारी चीज हो गया जिसके चलते डिमांड उसकी घट गई, तो ये बाईं ओर सरक के Q1 हो जाती है। समझ में आ गया होगा। अब हम चले, ये ध्यान दें, मांग का भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, इससे निश्चित क्वेश्चन आएगा, दीर्घोत्तरीय भी आएगा, लघुत्तरीय भी आएगा। अब इसमें क्या है, मांग का विस्तार, चार टॉपिक है इसमें। मांग का विस्तार, मांग में वृद्धि, फिर मांग में ह्रास और मांग का संकुचन। आपको यहां ध्यान दीजिए, मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि एक साथ रखिए, मांग में कमी और मांग में ह्रास एक साथ रखिए। मांग में वृद्धि और मांग में विस्तार आपको बोलने में एक ही जैसा लग रहा है, यहीं पर उलझन है आपका। और मांग में कमी और मांग में ह्रास भी बोलने में एक ही जगह लग रहा है, यहीं पर आप उलझिएगा। अब इसको ध्यान दीजिए क्या है, पहले इसको समझिए। सबसे पहले यह ध्यान दीजिए कि हम यहां किस बात का अध्ययन कर रहे हैं। हम अध्ययन इस बात का कर रहे हैं कि मूल्य के अलावे अन्य चीजों से मांग में क्या परिवर्तन होता है। यहां मूल्य प्रभावी नहीं है, हम एक वस्तु की मांग का प्रभाव अन्य चीजों के आधार पर देख रहे हैं, न कि एक सी कीमत के आधार पर। कीमत वही की वही है, कीमत को हमने कांस्टेंट कर दिया है। अब इसके बाद जो अन्य चीज है, जनसंख्या, जलवायु, धन, आय, ये सब कितना प्रभावित कर रहे हैं। तो मांग में परिवर्तन को जो है, यह मांग का विस्तार हम किसको कहते हैं, तो मांग का विस्तार का यहां संबंध है कीमत से, यह ध्यान दीजिएगा, अन्य चीजों से नहीं। हम एक ही मांग रेखा पर जब रहते हैं, यानी एक ही मांग रेखा के विभिन्न बिंदुओं पर जब हम गमन करते हैं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, तो उसका तात्पर्य है मांग में विस्तार और मांग में संकुचन से। जैसे यहां dd मांग वक्र रेखा है, ध्यान दीजिए, और मान लेते हैं कि यहां पर P कीमत है, ठीक है। तो इस P कीमत पर इधर हम रख देते हैं कीमत को, और इधर हम रख देते हैं x की मांग को, ठीक है। वो x y एक्सिस देना मत भूलिएगा हमेशा। तो ये P कीमत पर x की डिमांड Q है, कीमत बढ़ गई, कीमत बढ़ के हो गया P1, तो डिमांड घट के हो गई Q1, डिमांड बाईं ओर सर की घट गई। अब कीमत घट के हो गई P2, तो डिमांड दाईं ओर सरक गई और सरक के हो गई Q2। अब ध्यान दीजिए, यहां पर तीन बिंदु हैं, A, B और C। आपका मूल बिंदु P कीमत पर था A, जहां पर डिमांड था Q, ठीक है। अब मूल बिंदु से कीमत घटने पर मांग बढ़ के हो गई Q से Q2, तो हम कहां आ गए, A से C बिंदु पर आ गए। A से C बिंदु तक का जो प्रचलन है मांग वक्र पर, इसको हम कहते हैं विस्तार। ओके, यानी एक ही मांग रेखा पर मूल्य के सहारे मांग घटना और या मांग को बढ़ना मांग का विस्तार कहलाएगा। और अब दूसरी अवस्था देखिए, कीमत बढ़ गई, P से बढ़ के P1 हो गई। कीमत बढ़ने का परिणाम हुआ कि डिमांड घट के Q से Q1 हो गई। तो हम कहां चले आए, डिमांड कर्व के A बिंदु से हम B बिंदु की ओर चले गए। समझ रहे हैं, जब B की ओर चले गए तो ये डिमांड घट गई, तो इसको हम बोलते हैं संकुचन। यानी मूल बिंदु से, या हम ये कहें कि मूल मांग से नीचे की ओर आना, नीचे दाहिने की ओर आना विस्तार कहलाएगा, और ऊपर बाएं की ओर जाना संकुचन कहलाएगा। डिमांड कर्व वही रहेगी। अब इसको अलग अलग अगर हम देखें तो ये कह सकते हैं, देखिए यहां से यहां तक का प्रचलन, यानी A से B तक का प्रचलन जो होगा वो विस्तार कहलाएगा, और B से A की ओर प्रचलन, यानी इसका ठीक उल्टा
संकुचन कहलाएगा। ये किसके सहारे हो रहा है? कीमत के सहारे। कीमत देखिए बढ़ घट रही है, उसी के सहारे ना। अब हम समझते हैं विस्तार और संकुचन, आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए वृद्धि और ह्रास में। वृद्धि और ह्रास के अंदर क्या होता है कि मांग वक्र ही बदल जाती है। इसमें मूल्य के सहारे दिखा रहे थे, लेकिन वृद्धि और ह्रास मूल्य को छोड़ करके चलता है। अब इसमें ध्यान दीजिए, मांग में वृद्धि का तात्पर्य है मांग वक्र को सरक करके दाईं ओर चला जाना। यह ध्यान दीजिए। यहां पर यह देखिए, यह P कीमत है। P कीमत पर पुराने मांग वक्र है, उस पर डिमांड Q है। X की मांग हम नीचे रखेंगे और इधर हम कीमत रखेंगे। तो P कीमत पर डिमांड Q है। कीमत वही है, लेकिन अन्य चीजों में परिवर्तन हो रहा है। हमारी मान लेते हैं आय बढ़ गई है, तो हम कहां चले जा रहे हैं? तो अब नए डिमांड कर्व D1 पर, जो इसके दाहिनी ओर है, हम वहां चले आ रहे हैं। दाहिनी ओर जब चले आ रहे हैं तो ये Q से बढ़ के Q1 हो गया। इसको यानी डिमांड कर्व को दाहिनी ओर शिफ्ट करना, और ये आगे अगर दाहिनी ओर शिफ्ट करते चली जाती है तो इसको हम कहते हैं मांग में वृद्धि। क्लियर? अब हम मांग में कमी को देखेंगे। जब उसी कीमत पर मांग रेखा बाईं ओर शिफ्ट कर जाए, जैसे DD मूल मांग वक्र था, कीमत कितनी है P, और P कीमत पर आप ये देखिए डिमांड कितना था Q। अब हमारी मान लेते हैं आय घट गई, कीमत तो P के PA है, लेकिन ये डिमांड कर्व सरक करके बाईं ओर D1 पर चली आई। ये देखिए बाईं ओर सरक जा रही है, D1 की ओर पहुंच जा रही है। तो P ही कीमत पर देखिए मांग बाईं ओर सरक करके Q से Q1 यानी घट गई। हम यहां क्या देख रहे हैं? मांग वक्र शिफ्ट कर जा रही है बाईं ओर, और इसी तरह और शिफ्ट करते चले जाए बाईं ओर, तो ये बाईं ओर जो शिफ्ट करते चली जाती है, इसको हम कहते हैं मांग में कमी। क्या रिजल्ट निकला? मांग वक्र को दाईं ओर शिफ्ट करना। मांग वक्र को दाईं ओर शिफ्ट, मूल मांग वक्र हम DD ले लेते हैं, D से दाईं ओर शिफ्ट करके D1 बनाती है, बाईं ओर शिफ्ट करके D2 बनाती है। तो ये जो दाईं ओर का शिफ्ट है ये मांग में वृद्धि है, और बाईं ओर जो शिफ्ट कर रही है वो मांग में कमी है। यही माइंड में रखना है। इसको एक और चीज से देखा जा सकता है, ये ध्यान दीजिए। हम इसमें यह भी कह सकते हैं कि कभी ऐसा भी होता है कि कीमत में वृद्धि होने पर हम पुराने ही मांग पर रह जाएं, ऐसा भी होता है। मांग में वृद्धि का मतलब यह भी है कि कीमत में वृद्धि होने पर हम पुराने ही मांग पर रह जाएं। इसको देखिए, यह थोड़ा सा जटिल है, कंसेप्ट में ध्यान से देखना होगा। आप मांग में वृद्धि में अभी क्या देखें? मांग में वृद्धि में आपने देखा कि मांग वक्र बिल्कुल दाहिनी ओर शिफ्ट कर जाती है। ठीक है, कीमत ये है P कीमत पर पहले डिमांड था Q, नई डिमांड रेखा के हिसाब से हो गई Q2। हम मान लेते हैं कि यहां A बिंदु था और A से B की ओर चली गई, दाहिनी ओर शिफ्ट कर गई। अब मैंने एक दूसरी बात कह दी यहां पर कि यहां तो कीमत को हमने कांस्टेंट कर दिया था, हम कीमत को भी थोड़ी चलायमान कर देते हैं। कीमत को चलायमान करने पर यानी कीमत को बढ़ा देते हैं, तो मांग में वृद्धि हम उसको भी कहते हैं कि कीमत बढ़ने पर भी मांग वही के वही रह जाए, यानी मांग में कोई अंतर नहीं पड़े, तो वो भी मांग में वृद्धि कहलाएगी। कैसे कहलाएगी आप ये सोचिए। अगर कीमत में कम थी, 10 रुपए कीमत थी और 10 वस्तु खरीदी जाती थी, तो इसका मतलब कुल कितने रुपए की वस्तु की मांग थी? 100 रुपए की। कीमत बढ़ के 12 रुपए हो गई और फिर भी 10 ही वस्तु की बिक्री है, तो इसका मतलब कितने रुपए की वस्तुओं की मांग हो गई? 120। तो मांग में वृद्धि हो गई ना, यानी अब हम पहले की तुलना में ज्यादा पैसे की वस्तुओं की मांग कर रहे हैं ना। तो ये क्या हुआ? कीमत में वृद्धि होने के बाद भी उतनी की उतनी ही वस्तुएं खरीदी जा रही है,
लेकिन फाइनल रिजल्ट में मांग में वृद्धि आ जा रही है, 100 से बढ़ के 120 हो जा रही है, यह भी मांग में वृद्धि ही कहलाएगी। अब इसको एक ग्राफ से आप यहां देखिए, इस तरह से मान लेते हैं कि हम यहां थे, ये मेरा डिमांड कर्व था और फिर हम यहां आ गए इस डिमांड कर्व पर। जाहिर है आपका सिंपल मेथड बताता है कि डिमांड कर्व का दाईं ओर जो शिफ्टीकरण है, शिफ्ट जो कर रहा है, ये क्या कहलाएगा आपको, मांग में वृद्धि। अब पहले कांस्टेंट प्राइस पर हम ले लेते हैं, यानी पी मूल्य पर देखिए कि सही में ही मांग में वृद्धि का रेखा है कि नहीं। तो पी मूल्य पर डिमांड कितना था, क्यू। इसी प्राइस पर डिमांड बढ़ के कितना हो जा रहा है, Q1। ठीक है, एकदम सही है कि यह मांग का वृद्धि वाला रेखा है। अब देखिए पी कीमत पर अब कीमत बढ़ के हो जा रही है कीमत बढ़ के यहां से चल जा रही है P1। ठीक है, अब देखिए कीमत बढ़ने पर भी यह ध्यान दीजिए नए डिमांड कर्व पर है, मैं दाहिने वाले डिमांड कर्व पर है, तो दाहिने वाले डिमांड कर्व पर भी ये देखिए इस बिंदु को P1 कीमत पर इस बिंदु को टच करता है, और पुराने डिमांड कर्व पर जो पुरानी कीमत पर मांग थी Q, वही की वही मांग रह जा रहा है। क्लियर है, नहीं है तो फिर से देख लीजिए, ये कठिन है निश्चित तौर पे। ये देखिए ध्यान दीजिए, पहले आप ले लीजिए इधर कीमत और इधर मांग को। हम मान लेते हैं कि हमारी जो है पहले डिमांड रेखा ये थी, अब हमारी डिमांड रेखा ये हो गई। अब एक कीमत ले लीजिए आप, कीमत मान लेते हैं हम ले लिए पी कीमत पर हमारी डिमांड क्या है, Q। डिमांड बढ़ गई है, यानी उसी कीमत पर हम पहले से अधिक वस्तु की मांग कर रहे हैं, तो Q से बढ़ के हो गई हमारी Q1। निश्चित है कि ये बढ़ी हुई है। अब इस डिमांड कर्व को लीजिए जो नया है, यानी बढ़ी हुई कीमत पर या जो है उसी कीमत पर बढ़ी हुई मांग को दर्शा रही है। अब इस डिमांड कर्व पर आप आइए और सोचिए कि यदि कीमत बढ़ जाएगी तो क्या होगी, तो कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी नए डिमांड कर्व पर, यानी Q1 तो अब नहीं रहेगी कीमत बढ़ने पर। तो फिर हम मांग में वृद्धि किसको कहेंगे, तो मांग में वृद्धि कीमत बढ़ने पर नए डिमांड कर्व पर डिमांड घटते जाए और घटते घटते वहां तक की सीमा इसका है मांग में वृद्धि की, जहां पर पुराना आ जाए, है ना। तो मान लेते हैं कि कीमत बढ़ के हो गई कितनी, तो P2 पर आप देखिए इस पर डिमांड घटी, यानी मांग में संकुचन हुआ, इसको हम एक पथ पर चलना संकुचन कहलाएंगे। तो ये यहां से यहां तक जो संकुचन हो गया, तो पुराने डिमांड के अनुसार ये क्या हुआ, यहां पर पुराने डिमांड की तो मांग में वृद्धि है, क्योंकि कीमत बढ़ने पर भी Q के Q डिमांड हो रहा है। यहां एक साथ दोनों नियम कार्यरत हो रहे हैं, संकुचन भी और वृद्धि भी। अब अगर इससे भी ये ऊपर जाता है कीमत बढ़ने पर, ये ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि यहां चला आता है और तो कीमत क्या होगा यहां पर P3, तो ये देखिए ये क्या हुआ, डिमांड घट गई पहले की तुलना में, ये मांग में वृद्धि नहीं कहलाएगी। मांग में वृद्धि का सीमा कहां से है, Q1 से Q तक ही, क्योंकि ये पुरानी डिमांड यही थी, ओरिजिनल डिमांड यही थी, इससे पीछे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि टोटल राशि के रूप में यानी जो हम खर्च करते हैं वो पहले से अधिक यहां तक खर्च कर रहे हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि मांग में वृद्धि उस अवस्था को भी हम कहेंगे जब कीमत में वृद्धि होने पर भी पहले जितना मांग होते रह जाए, यानी नए डिमांड कर्व पर भी पुरानी मांग मात्रा को बतलाते रहे, उसको भी हम मांग में वृद्धि कहेंगे। ठीक इसी तरह मांग में कमी को देख लीजिए, इस नियम को यदि मांग में कमी पर हम ये करते हैं मतलब बतलाते हैं, तो यह निष्कर्ष निकल के आता है कि कीमत कमने पर भी पुरानी मांग बरकरार रहे, कीमत तो उसको भी मांग में कमी कहेंगे। अब ध्यान दीजिए 10 रुपया कीमत था, 10 वस्तु की मांग थी, टोटल कितने रुपए की हम वस्तु खरीदे, यानी कितना का ग्राहक मांग किया, तो 100 रुपए की। कीमत जो है 8 रुपए हो गई और हम खरीद कितना रहे हैं, 10 के 10 वस्तु, तो अब 80 रुपए की वस्तु की मांग न कर रहे हैं, तो मांग में कमी हो गई। तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है, कीमत कमने पर भी यदि उतनी की उतनी ही मांग कर रहे हैं वस्तु की, तो यह मांग में कमी कहलाएगी। कमी हो रही है ना, 100 रुपए की जगह पर 80 रुपए मांग रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको अगर हम ग्राफ पर रखें
तो ये ध्यान दीजिए। पहले मांग में कमी का रेखा बना लीजिए। ओरिजिनल मान लीजिए कि आपका डीडी था, ठीक है, मांग में कमी हो गई, तो मांग में कमी को क्या दर्शाता है, ये ध्यान दीजिए। मांग में कमी को दर्शाता है कि P कीमत पर यदि डिमांड Q थी, मांग Q है, P कीमत पर आपका मूल डिमांड रेखा कौन था, पहले ये ध्यान दीजिए, ये यहां पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका ग्राफ गड़बड़ा जाएगा। मूल डिमांड रेखा ये DD है, तो P कीमत पर आपका डिमांड कितना था, Q। अब P ही कीमत पर नए डिमांड वक्र पर आपका डिमांड कितना हो गया, Q1। किधर सर का, बाईं ओर, यानी डिमांड कर्व बाईं ओर शिफ्ट कर गई, तो ये मांग में कमी कहलाएगी। अब हमने क्या कहा, कीमत कमने पर भी वही के वही डिमांड रह जाए। कीमत देखिए P से घट के मान लेते हैं हो जाता है P1, नीचे की ओर है तो घटेगी। आप राशि में रख सकते हैं 10 की जगह पर 8, इस तरह से मैं यहां सिंबल से बता रहा हूं। तो ये ध्यान दीजिए कि डिमांड कहां है, वही की वही है ना, देखिए यही डिमांड पर है, P कीमत पर भी, यानी Q के Q रह जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मांग में कमी, ठीक है। उसमें कितना था, कीमत बढ़ने पर मांग वही के वही रह जाए, और यहां क्या है, कीमत घटने पर मांग वही के वही रह जाए। एकदम जरा सा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, याद रहेगा। मांग में वृद्धि का एक तो पहला जो स्टेप बताया, पहला जो तरीका बताया वो है बिल्कुल आसान, आप परीक्षा में उससे भी निकल सकते हैं। अगर ज्यादा बढ़िया से दीर्घ उत्तरीय में लिखना चाहते हैं तो ये दोनों ग्राफ दीजिए। पहला में क्या था, मांग में वृद्धि का कि मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट कर जाएगी, और मांग में कमी का उसी कीमत पर मांग बाईं ओर शिफ्ट कर जाएगी, ठीक है। अब दूसरा हमने क्या बताया कि मांग में वृद्धि का मतलब यह भी है कि कीमत बढ़ने पर पुरानी की पुरानी मांग रह जाए, कीमत बढ़ने पर पुरानी की पुरानी मांग रह जाए। कीमत बढ़ गई, ये देखिए पुरानी की पुरानी मांग रह जा रहा है, P से बढ़ के P1 हो जा रहा है। मांग में वृद्धि का ये रेखा है, दाईं ओर शिफ्ट कर रही है, और यहां से पहले था Q, कीमत बढ़ने पर फिर Q के Q है। ठीक इसी तरह मांग में कमी का क्या होगा कि कीमत घटने पर भी पुरानी की पुरानी मांग रह जाए। एक लाइन में जब कीमत बढ़ने पर भी पुराने की पुरानी मांग रह जाए तो मांग में वृद्धि, कीमत घटने पर जब पुराने की पुरानी मांग रह जाए तो मांग में कमी। अब इन सारी चीजों को जो है आप जो है एक ही ग्राफ में भी देख सकते हैं। चले अब हम थोड़ा स्लाइड पर आ जाएं और यहां हम आपको बता दें कि कैसे आपका हम पूरा नोट्स डाल दिए हैं, इसको आप ध्यान से देखें। आपका जो ये पूरा चैप्टर है, इसका जो प्रथम भाग भी हमने दिया था वो पूरे क्वेश्चन और आंसर की तरह हमने लिख दिया है इसको। आपका इसमें एक पार्ट भी ऐसा नहीं है जो छूटा हुआ है, सारे के सारे पार्ट्स हैं। और हमने जो लिखा है इसमें, जो आपको नोट्स दिए हैं, उसमें दीर्घोत्तरीय अधिकांश है। दीर्घोत्तरीय इस कारण से दिया है कि बड़ा प्रश्न के अंदर जो पॉइंट्स आएंगे वो लघुत्तरीय का आपका काम करेगा। अब यहां देखिए पहला क्वेश्चन है, एक स्थानापन्न वस्तु की कीमत में परिवर्तन का वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। स्थानापन्न वस्तु की कीमत का वस्तु के मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। और इसका जो है ये डायग्राम से जो अभी हमने आपको समझाया था, ये देखिए ये दोनों डायग्राम हैं बिल्कुल वही। एक है कि आपका पॉजिटिव स्लोप दिखा रहा है और दूसरा दिखा रहा है कि एक्स की विभिन्न कीमतों पर, वाई की बढ़ी हुई कीमत पर भी एक्स की मांग विभिन्न कीमतों पर बढ़ी जा रही है। अब मान लेते हैं कि इसमें सिर्फ आपको आ जाए एक रेखा बनाना, तो आप चॉइस इसको कीजिएगा। इसमें हो सकता है आप उलझ जाइएगा, हम आपको जानकारी के लिए इसको बता दिए, चॉइस आप इसको कीजिएगा, इसी को दे दीजिएगा एग्जाम में। सिर्फ रेखा पूछेगा तब, ऐसा भी हो सकता है लघुत्तरीय में सिर्फ रेखा पूछ सकता है, या सिर्फ पूछ सकता है कि स्थानापन्न वस्तु किसे कहते हैं, तो सिर्फ आप इतना ये लिटरेचर दे दीजिएगा ऊपर वाला, ठीक है। इसके बाद आप देखिए पूरक वस्तु के संदर्भ में कीमत परिवर्तन, ये भी दीर्घोत्तरीय के रूप में हमने दिया है। तो इसमें भी पूरक वस्तु के, इसको भी हमने जो आपको रेखा से बताया था उसको दे दिया, और इसमें दोनों रेखा इजी है। दीर्घोत्तरीय में दोनों आप दे दीजिएगा, लघुत्तरीय में कोई एक रेखा से आप इसको बता दीजिएगा, ज्यादा अच्छा होगा इसको आप बता दीजिए।
इसी को आप रखिए, क्योंकि इसमें दोनों दिखा दिया गया है, जो है बढ़ने पर भी और घटने पर भी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, इसमें यह ध्यान देते हैं कि स्थानापन्न वस्तु और पूरक वस्तु के संदर्भ में जो है दोनों वस्तुओं का मांग का आपस में रिलेशनशिप क्या है। यानी कहने का मतलब है कि स्थानापन्न वस्तु ए और बी हैं, तो ए और बी के मांग के बीच में क्या संबंध होंगे उनकी कीमत में परिवर्तन होने पर। और पूरक वस्तु के संदर्भ में अगर पूरक वस्तु ए और बी है तो ए की कीमत में चेंज से बी के डिमांड पर क्या असर पड़ेगा। इन दोनों के रिलेशनशिप के लिए एक शॉर्ट नोट्स हमने यहां डाल दिया है। यह क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है कि स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग पर क्या असर पड़ता है, या पूरक वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग पर क्या असर पड़ता है, या स्थानापन्न वस्तु के कीमत में परिवर्तन से मांग पर क्या असर है, और पूरक वस्तु के संदर्भ में कीमत में परिवर्तन से मांग का। तो ये शॉर्ट नोट्स में ये लघुत्तरीय में पूछेगा। अब ये देखिए, मूल रूप से स्थानापन्न वस्तु और पूरक वस्तु के कीमत में अंतर, या स्थानापन्न वस्तु एवं पूरक वस्तु में अंतर के लिए आपके बुक से ही हमने ये इसको छांट लिया है, और ये शॉर्ट में आएगा लघुत्तरीय में कि स्थानापन्न वस्तु एवं पूरक वस्तु में अंतर करें। फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्न है कि अभिरुचि, स्वभाव, फैशन में परिवर्तन से मांग पर क्या असर पड़ता है। तो इसमें दो है, सकारात्मक और नकारात्मक। अब इसमें दो लघुत्तरीय उठ सकते हैं कि अभिरुचि, स्वभाव अथवा फैशन, कोई एक शब्द भी इसमें दे सकता है और कहे कि इसका सकारात्मक प्रभाव को रेखा से दिखाइए। तो सकारात्मक प्रभाव को आप इस रेखा से दिखा दीजिए और ये वाला लिख दीजिए इधर से। दीर्घोत्तरीय में तो आपको दोनों, नकारात्मक प्रभाव अगर अकेले पूछता है तो नकारात्मक प्रभाव को लिख दीजिए। फिर दीर्घोत्तरीय आगे है, मांग का विस्तार एवं मांग में वृद्धि के बीच रेखा चित्र से स्पष्ट करें। मांग का विस्तार एवं मांग में वृद्धि, ठीक है। तो हमने बताया था कि मांग का विस्तार में क्या होता है, एक ही मांग रेखा पर चलते हैं, और मांग में वृद्धि में क्या होता है, मांग रेखा ही बदल जाती है, वो दाईं ओर शिफ्ट कर जाती है। अब इसको देखिए, ये यहां पर हमने इसको विस्तार से वर्णन किया है, और इसमें अकेले अकेले भी पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि मांग के विस्तार से क्या समझते हैं। ये छोटा क्वेश्चन आ सकता है लघुत्तरीय, तो सिर्फ इसी का आप जवाब दीजिएगा रेखा चित्र के साथ। फिर उसी तरह आपको जो है मांग में वृद्धि से क्या समझते हैं, ये देखिए यहां पर है, ब्लू इंक से वो डाला हुआ है, तो सिर्फ इसको दीजिएगा कि मांग में वृद्धि से हम क्या समझते हैं, सिर्फ इसको डालना है बस। इतना ज्यादा लघुत्तरीय में नहीं देना, और दीर्घोत्तरीय में दोनों को देना है। अब दीर्घोत्तरीय में है, फिर इस तरह से भी एक क्वेश्चन उठेगा कि मांग का संकुचन एवं मांग में कमी, ये भी है। तो जो मांग में वृद्धि, मांग का विस्तार और मांग में वृद्धि का संबंध है, वही संबंध मांग का संकुचन और मांग में कमी से है। मांग के संकुचन में क्या होता है कि एक ही डिमांड कर पर हम कहां जाते हैं, जो है नीचे से ऊपर की ओर, और मांग में कमी का अर्थ क्या है कि मांग रेखा ही बाईं ओर शिफ्ट कर जाती है। तो इसको हमने, तो इसमें अलग अलग लघुत्तरीय पूछ सकता है कि मांग का संकुचन क्या किसे कहते हैं, तो उसको आप सिर्फ इतना लिखिएगा, बस इस चीज को यहां पर ध्यान दीजिए। मांग में कमी, तो सिर्फ मांग में कमी वाला पॉइंट लिखिएगा। दीर्घोत्तरीय में फिर दोनों को देना होगा। अब इसको देखिए, ये क्वेश्चन को इस तरह से पूछ सकता है। आप ये देखिए, मैंने कहा था कि 4 पॉइंट था, मांग में विस्तार, मांग में वृद्धि, मांग में संकुचन, मांग में कमी। 2 इंक्रीजिंग क्वेश्चन है और 2 डिमिनिशिंग क्वेश्चन है। विस्तार और वृद्धि इंक्रीजिंग क्वेश्चन है, और कमी और संकुचन जो है डिमिनिशिंग क्वेश्चन है। अब इनको दोनों में एक साथ मिला भी सकता है, एक जात में भी कर सकता है। आपने ग्राफ या जो अभी पढ़ा उसमें आपने क्या देखा कि विस्तार और संकुचन का एक ही डायग्राम होता है। अंतर क्या होता है कि एक विस्तार में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं एक ही मांग वक्र पर, और संकुचन में हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मांग में विस्तार तथा संकुचन को रेखा चित्र से समझाएं। हमारा जो ऊपर दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि मांग में विस्तार तथा मांग में वृद्धि को रेखा चित्र से समझाएं। यहां ऐसा भी दे सकता है कि मांग में विस्तार तथा मांग के संकुचन को। तो वो दोनों क्वेश्चन में से हाफ हाफ को मिला लेना है। मान लेते हैं ऊपर वाला में से विस्तार को और नीचे वाला में से संकुचन को, जो 2 दीर्घोत्तरीय दिए हैं। फिर उसी तरह मांग में वृद्धि तथा कमी को भी, तो वो सारा का जवाब उन दोनों क्वेश्चनों में है। दोनों को आधा आधा निकाल देना है वहां से। जैसे हम बता दे रहे हैं कि मांग में वृद्धि तथा कमी को, तो मांग में वृद्धि के लिए आप कहां आइएगा, ये ध्यान दीजिए। ये देखिए मांग में वृद्धि है, इस पॉइंट के रख दीजिए। और जो है मांग में कमी, तो मांग में कमी को आप इस पॉइंट से रख सकते हैं। ये देखिए दूसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, मांग में कमी। ये दोनों को मिलाइए। यहां पर आपको कॉमन सेंस का प्रयोग करना होगा
जवाब तो मेरे पास दिया हुआ है, हम आपको दे दिए हैं अभी। और उसी को ये देखिए, जो भी हम बताए हैं उसको विभिन्न ग्राफ से एक शॉर्ट नोट्स में नीचे भी हम रख दिए हैं। ये यहाँ पर दिया हुआ है कि मांग में वृद्धि, कमी, विस्तार तथा संकुचन से संबंधित कुछ रेखा चित्र, इन सबको हमने बोर्ड पर आपको बहुत अच्छी तरह समझा दिया। आप इसको पढ़िएगा, फिर भी समझ में नहीं आएगा तो वो कमेंट बॉक्स में डाल के पूछिए हमसे, हम जवाब देने के लिए हाजिर हैं। आपको लघुत्तरीय प्रश्न जो बराबर एग्जाम में उठते हैं वो 10 ठो हमने चुन के दिया है। आप ध्यान दीजिए, मांग चैप्टर अर्थशास्त्र का सबसे माइक्रो इकोनॉमी से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको हमने 3 हिस्सों में बांट दिया था। एक था मांग की परिभाषा और मांग के निर्धारक तत्व, दूसरा मांग का नियम, और तीसरा में हमने रखा है मांग में परिवर्तन के कारण। एक चैप्टर और है अलग बनेगा जो है मांग की लोच, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो चूंकि ये बड़ा चैप्टर था, तो पिछली क्लास जो हमने मांग पर लिया था उसमें भी 10 लघुत्तरीय दिया था, इसमें भी 10 लघुत्तरीय हमने दिया, यानी टोटल लघुत्तरीय आपको इस चैप्टर से आगे कितने 20। सारे का आंसर इस नोट्स में है, आपको ढूंढ ढूंढ के सिर्फ अलग करना है, ठीक है। और इसी तरह हमने वस्तुनिष्ठ भी डाला है, और वस्तुनिष्ठ भी पिछले इसके फर्स्ट पार्ट में भी 10 डाला था, इसमें भी 10। तो हमको नहीं लगता है कि इस 20 वस्तुनिष्ठ के अलावे भी आपको कोई क्वेश्चन और उठेगा इस चैप्टर से वस्तुनिष्ठ, मतलब अब कोई और संभावना किसी क्वेश्चन की नहीं है। यानी ये 20 वस्तुनिष्ठ अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। यानी वो 20 लघुत्तरीय, 20 वस्तुनिष्ठ, इतना आप तैयार रखें, इस चैप्टर से एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। दीर्घोत्तरीय का तो मैंने आंसर ही दे दिया है। तो ये आपको 10 देखिए वस्तुनिष्ठ है एमसीक्यू के, और इसमें क्या है आपका नीचे, इसका मैंने आंसर दे दिया है। हम समझते हैं, एक आध क्वेश्चन इसमें देख लीजिए, हम समझते हैं इसमें आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। पहला है, जब एक्स वस्तु की कीमत वाई के मांग को प्रभावित करता है तो इसे क्या कहते हैं? कीमत मांग, आय मांग, आड़ी मांग, इसमें आड़ी मांग आंसर होगा। जब एक्स वस्तु की कीमत वाई के मांग को प्रभावित करती है, इसमें मांग किसका प्रभावित हो रहा है? वाई का। तो वाई का मांग वाई की कीमत नहीं प्रभावित कर रही है, बल्कि कौन कर रहा है? एक्स। तो तिरछा हो रहा है ना असर, सीधा असर नहीं हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे आड़ी मांग। एक और देख लीजिए, पूरक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग। तो पूरक वस्तु में कौन आता है? कार और पेट्रोल बताए थे, एक के बिना दूसरा का काम। तो पूछता है कि पूरक वस्तु की कीमत बढ़ गई, तो कार की कीमत बढ़ गई, तो हम क्या करेंगे? कार कम खरीदेंगे ना। तो कार कम खरीदेंगे तो पेट्रोल कम खरीदेंगे, यानी पेट्रोल की मांग घट जाएगी। तो अगर पूरक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरी वस्तु की मांग घट जाएगी। हम समझते हैं, इसको बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। और फिर मैं वहीं पर आपको कहना चाहता हूं कि इसको पढ़ने के टाइम में बिल्कुल शांत मस्तिष्क से पढ़िए, कोई भी दूसरी बात ध्यान में नहीं रखिए। हम लोग जब पढ़ते थे पोस्ट ग्रेजुएशन क्लास में तो आपस में मजाक में ही बोलते थे कि अर्थशास्त्र सुस्त मस्तिष्क वाले का औकात की बाहर की चीज होती है। इस कारण दिमाग को हमेशा चंचल रखिए। उम्मीद है आप ऐसा जरूर करेंगे। धन्यवाद।